अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मी उज़ैर वॉइस में आपका खैर मकदम है। बहुत दिनों की बात है, मुल्क ज़ामान में एक बहुत अमीर ताजिर रहता था। उसका नाम अमीर मलिक था। उसके पास बेपनाह दौलत थी और सोना तो इतना था कि अगर वो चाहता तो अपनी हवेली सोने की बनवा लेता, लेकिन वो ऐसा फिजूल खर्च नहीं था। वो अपनी दौलत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करता था। यही वजह थी कि जब उसका इंतकाल हुआ तो बेशुमार दौलत और जायदाद छोड़ गया था। अमीर मलिक को सिर्फ एक ही बेटा था। उसका नाम खुशबख्त था। बाप के मरने के बाद अब वो सारी दौलत और जायदाद का मालिक था। खुशबख्त अपने बाप की तरह सूझबूझ नहीं रखता था। वो बहुत शाह खर्च था। वो इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उसे कोई तिजारत करने और दौलत कमाने की या बाप की दौलत को संभाल कर इस्तेमाल करने की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपना सारा वक्त ऐशो इशरत में गंवाने लगा। उसकी हवेली में एक बहुत खूबसूरत हौज था। हौज के अतराफ में उसने सोने की चादर बिछवा दी। जब कभी वो अपने साथियों के साथ किसी तालाब पर सैर के लिए जाता तो तालाब में तैरती हुई बत्तखों और परिंदों को तफरीहन पत्थरों के टुकड़ों की बजाय सोने के टुकड़े फेंक कर मारता और खुश होता। वो नोटों की पतंगे बनाकर उड़ाता था। जल्दी ही उसकी सारी दौलत और जायदाद खत्म हो गई। सिर्फ चंद सिक्के उसके पास रह गए। पहनने के लिए बस एक लिबास और पैरों में जूते बाकी रह गए थे। चूंकि अब वो बिल्कुल खलाश हो चुका था, इसलिए उसके तमाम खुशामदी दोस्त भी उसका साथ छोड़कर चले गए। एक दिन खुशबख्त के एक दोस्त ने उसे तोहफे के तौर पर एक पुरानी सी पेटी भेजी। पेटी में एक खत रखा हुआ था जिस पर लिखा था, तुम जहाँ जाना चाहो इस पेटी पर बैठकर इस जगह का नाम कहो। चल मेरी पेटी उड़ा चल मुझे, बस ये पेटी तुम्हें उस जगह पहुंचा देगी। पेटी पाकर खुशबख्त बहुत शादमा हुआ। वो जादुई पेटी थी और दुनिया में ऐसी पेटी किसी के पास नहीं थी। खुशबख्त फौरन पेटी पर बैठा और मुल्क कागान का नाम लेकर बोला, चल मेरी पेटी उड़ा चल मुझे। हुक्म का मिलना था कि पेटी उड़ने लगी। मकानों से बहुत ऊपर, चांदनी की तरह चमकते हुए बादलों से भी ऊपर पेटी उड़ती रही। पहाड़ों, वादियों और सहराओं को पार करती हुई वो खुशबख्त को लेकर मुल्क कागान पहुंच गई। खुशबख्त ने एक जंगल के पास पेटी को उतरने का हुक्म दिया और जादुई पेटी उसे लेकर जंगल के पास उतर गई। खुशबख्त ने पेटी को झाड़ियों में छिपा दिया और खुद करीब के शहर की तरफ किसी काम की तलाश में निकल पड़ा। जल्दी ही वो शहर में पहुंच गया। खुशकिस्मती से मुल्क कागान के लोगों का लिबास भी वैसा ही था जैसे खुशबख्त ने पहन रखा था। घूमते फिरते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पहाड़ पर एक इंतहाई खुशनुमा सुर्ख रंग का महल बना हुआ था। उसने एक शख्स से इस महल के बारे में पूछा। उस शख्स ने कहा, ये सुल्तान कागान की बेटी शहजादी नगीना का महल है। नुजूमियों ने बादशाह को बताया है कि किसी दिन तन्हाई में एक नौजवान की मुलाकात शहजादी नगीना से होगी और वो शहजादी नगीना से शादी कर लेगा। इसलिए महल में कोई नौजवान शहजादी से उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तलक बादशाह और मलिका उसके साथ ना हो। शहजादी इस महल में तन्हा रहती है और किसी नौजवान को उससे तन्हाई में मिलने की इजाजत नहीं है। ये सुनते ही खुशबख्त ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और फौरन जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने झाड़ियों में से अपनी पेटी निकाली और उस पर बैठकर बोला, सुर्ख महल चल मेरी पेटी उड़ा चल मुझे। पेटी थोड़ी ही देर में खुशबख्त को लेकर सुर्ख महल की वसी और कुशादा छत पर उतर गई। खुशबख्त खामोशी से जीने तय करता हुआ नीचे उतरा। उसे जल्दी ही एक खूबसूरत कमरे में शहजादी सोई हुई नजर आई। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। खुशबख्त खिड़की से कमरे में दाखिल हो गया। नगीना शहजादी बहुत खूबसूरत थी। खुशबख्त ने आहिस्ता से शहजादी के हाथ को छुआ
شہزادی نیند سے بیدار ہو گئی۔ اس نے بے حد حسین و جمیل خوشبخت کو دیکھ کر تعجب سے پوچھا، اجنبی نوجوان، کون ہو تم؟ خوشبخت نے انتہائی ادب سے جھک کر کہا، شہزادی صاحبہ، میں ایک دور دراز ملک سے تم سے ملنے اور تمہیں خوش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی اس کی ادب اخلاق، میٹھی آواز اور خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی۔ خوشبخت بہت دیر تک شہزادی کو دلچسپ کہانیاں سناتا رہا۔ شہزادی اس کی کہانیاں سن کر بے حد درجہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا، مجھ سے تو تنہائی میں کوئی نہیں مل سکتا، لیکن تم یہاں کیسے آ گئے؟ خیر جانے دو۔ سنیچر کے روز میرے والدین یعنی سلطان کاغان اور ملکہ کاغان مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس روز آنا، میں تمہیں اپنے والدین سے ملواؤں گی۔ میری ماں کو سبق آموز کہانیاں اور والد کو مزاحیہ کہانیاں بہت پسند ہے، وہ دونوں تم سے مل کر یقیناً خوش ہوں گے۔ خوشبخت نے ادب سے کہا، میں ضرور آؤں گا اور میں ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق کروں گا۔ جب خوشبخت واپس آنے لگا تو شہزادی نے اسے ایک خوبصورت سی تلوار دی، جس کے دستے میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ خوشبخت اپنی جادوئی پیٹھی پر بیٹھ کر دوبارہ جنگل میں پہنچا، پیٹھی کو جھاڑیوں میں چھپایا اور تلوار لے کر شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر میں اس نے تلوار فروخت کی اور اپنے لیے خوبصورت اور قیمتی لباس، جوتے اور دیگر ضروری سامان خرید کر دوبارہ جنگل میں پہنچا، تاکہ وہاں سکون سے بیٹھ کر سنیچر کے روز بادشاہ اور ملکہ کو سنانے کے لیے کہانیاں سوچ سکے۔ خوشبخت سنیچر کے دن اپنی جادوئی پیٹھی پر سوار ہو کر سرخ محل پہنچا۔ محل میں بادشاہ، ملکہ اور بہت سے امرا اور وزیر شہزادی نگینا کے ساتھ بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شہزادی نگینا اپنے والدین کو خوشبخت کے متعلق پہلے ہی بتا چکی تھی۔ خوشبخت اپنی جگمگاتی ہوئی قیمتی پوشاک میں بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ، ملکہ اور سارے درباری اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ خوشبخت نے کہا، میں دراصل آسمان کا ایک خوبصورت ستارہ ہوں اور انسان کے بھیس میں شہزادی سے ملنے آیا ہوں۔ اب تو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ شہزادی نے خوشبخت سے کہا کہ وہ بادشاہ اور ملکہ کو کہانیاں سنائے۔ خوشبخت نے ملکہ کو ایک سبق آموز کہانی اور بادشاہ کو ایک پر لطف کہانیاں سنائی، جسے سن کر نہ صرف بادشاہ، ملکہ، سارے درباری بھی خوب ہنسے۔ ملکہ نے خوش ہو کر کہا، ہم تم سے بہت متاثر ہوئے نوجوان، ہم چاہتے ہیں کہ پیر کے روز تمہاری شادی شہزادی نگینا سے کر دی جائے۔ بادشاہ اور وزراء نے بھی ملکہ کی تائید کی اور خوشبخت اور نگینا کی شادی طے ہو گئی۔ شادی سے ایک دن پہلے سارے شہر میں چراغاں کیا گیا، عوام میں مٹھائیاں اور کھانے تقسیم کیے گئے۔ خوشبخت اپنے ساتھ بہت سارے قسم کی آتش بازی بھی لے کر گیا تھا۔ رعایا کا جوش و خروش دیکھنے کے لائق تھا۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ شہزادی کی شادی ایک نہایت خوبصورت آسمان کے ستارے سے ہونے والی ہے۔ ہر طرف شادیانے بج رہے تھے، لوگ مبارکباد پیش کر رہے تھے، زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ خوشبخت اپنی جادوئی پیٹھی پر بیٹھ کر آسمان میں اڑا اور مختلف قسم کی آتش بازیاں چھوڑنے لگا۔ آتش بازی کا نظارہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ایسی آتش بازی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رات کی تقریب ختم ہونے کے بعد خوشبخت اپنی پیٹھی پر بیٹھ کر واپس جنگل میں آ گیا۔ اس نے اپنی پیٹھی جھاڑیوں میں چھپائی اور یہ جاننے کے لیے شہر میں لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اپنا پرانا لباس پہن کر شہر میں پہنچا۔ ہر ایک کی زبان پر خوشبخت کی تعریف تھی۔ اپنی تعریف سن کر خوشبخت بہت مسرور ہوا۔ اب وہ پھر جنگل میں واپس آیا، لیکن افسوس، جس جگہ اس نے اپنی پیٹھی چھپائی تھی وہاں سے دھواں اڑ رہا تھا۔ کوئی ادجلی آتش بازی پیٹھی میں رہ گئی تھی، جس نے پیٹھی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ خوشبخت ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب وہاں وہی غریب خوشبخت رہ گیا تھا، جس کا ایک بار پھر سب کچھ لٹ چکا تھا۔
दूसरे दिन सुर्ख महल में तमाम लोग खुशबख्त का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आया। शहजादी रोने लगी। खुशबख्त ने अपने पुराने जूते और लिबास पहने दुनिया के कोने कोने में सबको अपनी दिलचस्प कहानियां सुनाता फिरता रहा। लोग उसकी कहानियां सुनते, खुश होते और उसके हाथ में चंद सिक्के थमा देते। आसमान का सितारा जमीन की खाक छानता फिर रहा था। एक बार आसमान की बुलंदियों को छूने के बाद वो फिर गुमनामी के अंधेरे में गार में जा गिरा था। रात कभी किसी दरख्त के नीचे गुजारता, कभी किसी सराय में। खाने को मिल गया तो मिल गया, वरना भूखा ही रह जाता। चंद सिक्कों में भला वो अमीराना ठाठ से कैसे जिंदगी गुजार सकता था। उसे शहजादी नगीना की बहुत याद आती थी। जब वो रात को सोने लगता तो उसकी नज़रों के सामने सारे वाक़यात आ जाते और वो बेहद अफसोस करता। लेकिन अब वो शहजादी नगीना के पास कैसे जा सकता था। एक बार सब कुछ लुटा देने के बाद जादुई पेठी ने फिर उसकी जिंदगी बदल दी थी और वो तो शहजादी नगीना से शादी करने के बाद बादशाह भी बन सकता था। लेकिन उसकी तकदीर में तो दर दर की ठोकरें खाना लिखा था। इसीलिए उससे नादानी हुई और उसने आतिशबाजी का तमाशा दिखाया और इस तरह वो जादुई पेठी जलकर राख हो गई। और एक बार फिर खुशबख्त को बदबख्ती ने आ घेरा। वो लेटा हुआ यही सोचता रहता और जाने कब उसे नींद आ जाती। शहजादी नगीना और बादशाह और मलिका को भी खुशबख्त के इस तरह चली जाने से बहुत अफसोस हुआ। वो दोनों भी गम की तस्वीर बने हुए थे। वो दिल में कहते थे कि खुशबख्त एक दिन जरूर वापस आएगा और उसकी शादी शहजादी नगीना से जरूर होगी। लेकिन यह उनकी खाम ख्याली थी। उन्हें क्या खबर थी कि खुशबख्त पर क्या गुजरी है और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। नगीना के आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। हर वक्त उसकी नज़रों में खुशबख्त की तस्वीर घूमती रहती थी। वो बिल्कुल उदास रहने लगी। बादशाह और मलिका अब ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि हो सकता है खुशबख्त वो नौजवान न हो जिसका जिक्र नुजूमियों ने किया है। एक रोज़ ज़रूर कोई दूसरा नौजवान आएगा और नगीना की ज़िंदगी में फिर खुशियाँ लौट आएगी। खुशबख्त अब भी भटकता फिरता गाता रहता है। किस्मत के खेल है निराले, पल में अंधेरा छाए, पल में उजियारा आए, इंसान जो धोखा खाए फिर बिगड़ी आप बनाए। किस्मत के खेल है निराले, किस्मत के खेल है निराले। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।